बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो उन अफराद के लिए है जिनको रात को सोते वक्त बेचैनी होती है टांगों के अंदर और वो ज़्यादा देर एक जगह पे नहीं सो पाते। उनकी टांगों के अंदर बर्निंग सेंसेशन, टिंगलिंग या उनकी टांगों के अंदर ख़ारिश शुरू हो जाती है और उनको अल्टीमेटली रात के वक्त उठना पड़ता है। और अगर तब भी हिलाने जुलाने पर टांगों के वो चीज़ सेटल नहीं होती ना, तो तब उनको कमरे में उठ के चलना फिरना पड़ता है या उनको वॉक करनी पड़ती है, तभी वो बेचैनी ख़त्म होती है और वो थोड़ी देर के लिए सो पाते हैं। अगर आपको या आपके घर के किसी भी फ़र्द को ये तमाम अलामात हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम क्या होता है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसके डायग्नोसिस क्या है और इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, कौन सी मेडिकेशन देनी चाहिए। चलते हैं आज की इस वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको शुरू में बताना चाहती हूँ इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में, जिसमें 1672 में सर थॉमस विलिस ने एक रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी थी। उन्होंने नाम नहीं इस चीज़ को दिया था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि रात को सोते में ये तकलीफ़ होती है या आपको रात को सोते में उठना पड़ता है और टांगों के अंदर बेचैनी होती है। फिर फर्दर अगले आने वाले सालों के अंदर इसमें रिसर्चेस होती रहीं और 1945 के अंदर एलेक्स ने इसको रेस्टलेस लेग का नाम दिया। इसके बाद ये इसके डेफिनेट डिस्क्रिप्शन आई और इस पर इन्वेस्टिगेट पूरी की गई, जिसमें पता चला कि इसके अंदर मल्टीपल साइन सिम्टम्स पेशेंट को डेवलप होते हैं। अभी तक इसके रूट कॉज के बारे में नहीं मालूम कि एग्जैक्ट क्या है, लेकिन मुख्तलिफ जो डिजीज़ हैं, कंडीशंस हैं और मुख्तलिफ मिनरल्स और वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी है, उसके साथ इसको अटैच किया जाता है, लिंक किया जाता है। अगर मैं आपको थोड़े से इसके कॉजेज़ के बारे में बताऊँ ना, तो जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, पार्किंसंस डिजीज़ होती है, उसके अलावा जिन लोगों में आयरन डेफिशिएंसी होती है, एनीमिया होता है, प्रेगनेंसी के अंदर कुछ अरसे के लिए जब तक कि बेबी डिलीवर नहीं होता तब भी इसके साइन सिम्टम्स देखने में मिलते हैं और बेबी की डिलीवरी के बाद साइन सिम्टम्स ये सेटल डाउन हो जाते हैं। ये देखा गया कि ब्रेन के अंदर जो डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर है वो एबनॉर्मली यूज़ करता है, यानी कि यूजेज का बायस बनता है आयरन का, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर आयरन में डिप्लीशन हो जाती है। उसकी वजह से ये साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब अगर मैं आपको इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करूँ ना, तो एग्जैक्ट डायग्नोसिस इसके बारे में अभी तक नहीं मालूम कि स्पेसिफिक कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करवाई जाएं। जिन लोगों को ये साइन सिम्टम्स होते हैं, जब उनकी इन्वेस्टिगेशंस बेसलाइन करवाई जाती हैं तो उसमें देखा जाता है कि उनको आयरन की, फॉलेट की या मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है और इसके अलावा उनके साइन सिम्टम्स और हिस्ट्री के साथ उसको रिलेट करके ये डिज़ीज़ को डॉक्यूमेंट किया जाता है। उसके अलावा अभी अगर मैं आपको ये कहूँ कि स्पेसिफ़िक इसके कोई टेस्ट हैं तो वो अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसके ऊपर कॉन्टीन्यूसली इंटरनेशनली रिसर्चेस हो रही हैं और इसके बारे में फ़र्दर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है ताकि मालूम हो सके कि इसके मेन रीज़न्स क्या है और किस तरीके से इसको प्रॉपरली वे से डायग्नोस किया जा सकता है। कुछ और भी मेडिकल की कंडीशंस हैं जिसमें इसको एसोसिएट किया जाता है, जैसे कि ADHD, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, उसके अलावा पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर्स के साथ इसको एसोसिएट किया जाता है। और कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं जिसमें एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, इसके अलावा और मेडिकेशंस एंटी हिस्टामीन, एंटी इमेटिक्स, ये तमाम मेडिकेशंस हैं जिसमें ये देखा गया है कि जो लोग ये मेडिकेशंस ले रहे होते हैं या जो लोगों को ये मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिनका भी मैंने 2 का जिक्र किया है, उन लोगों में भी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अल्कोहल विड्रॉल और कोकीन विड्रॉल के जो साइन सिम्टम्स होते हैं उसके साथ भी एसोसिएट किया जाता है, लेकिन कोई एक ऐसी रीज़न नहीं है या डेफिनेट रीज़न नहीं है जिसके बारे में ये कहा जाए कि हाँ जी इस रीज़न की वजह से या इस कॉज की वजह से रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, मल्टीपल कॉजेज़ होते हैं
और जैसे कि अभी मैंने आपको पहले बताया कि इसका कोई स्पेसिफिक टेस्ट भी नहीं है जो कि इसकी डायग्नोसिस में हेल्प कर सके। सिर्फ आप रूल आउट मेथड से ही आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं, इसके साइन सिम्टम्स को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। उसके अलावा कुछ मेडिकेशंस भी दी जाती हैं और कुछ ऐसी डाइट्स होती हैं जो खाने से मना किया जाता है और कुछ ऐसी डाइट्स होती हैं जिनको खाने को कहा जाता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर अगर मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ का जिक्र करूं तो फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ही मैटर करती है। 30 to 60 मिनट रोज़ाना अपनी बॉडी को एक्टिव रखने से जिन लोगों को इसके साइन सिम्टम्स होते हैं वो बहुत हद तक सेटल हो जाते हैं। उसके अलावा आपको ये भी कहा जाता है कि कुछ ड्रिंक्स हैं जो आपको यूज़ नहीं करने, आपको कंज्यूम नहीं करने, जिसके अंदर कैफ़ीन, टी, अल्कोहल और शुगरी ड्रिंक्स आते हैं, आर्टिफिशियल ड्रिंक्स आते हैं। ये आपको अपनी बॉडी में कंज्यूम नहीं करने या आपको नहीं लेने, क्योंकि ये ऑलरेडी आपकी बॉडी को हाइपर एक्टिव करते हैं और इस सिंड्रोम के अंदर ऑलरेडी आपकी बॉडी जो होती है वो हाइपर एक्टिव फेज़ के अंदर होती है। तो अगर आप ये ड्रिंक्स अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करें, इससे बहुत हद तक इसके साइन सिम्टम्स भी सेटल डाउन हो जाते हैं। उसके अलावा प्रोसेस्ड फूड्स या चॉकलेट वो भी आपने नहीं लेनी। एक रिसर्च के अंदर ये देखा गया कि जो लोग ओबीस थे या जो लोग मोटापे का शिकार थे और जो प्रोसेस्ड फूड्स या फैटिंग फूड्स खाते थे उनमें भी इसके साइन सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड करें ताकि आपकी सेहत तंदुरुस्ती भी बरकरार रहे। कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो कि दी जाती हैं इन मरीज़ों को, जिसमें अगर मैं आपको ज़िक्र करूं तो डोपामीन एगोनिस्ट आते हैं। लेकिन मैं अगेन आपको यही कहूँगी कि जिन लोगों को ये साइन सिम्टम्स इसके होते हैं वो ख़ुद से ही सेल्फ़ मेडिकेशन ना लें, अपने कंसल्टेंट से ज़रूर रजू करें, क्योंकि ये मेडिकेशंस जो होती हैं बहुत ही कई दफ़ा साइड इफ़ेक्ट भी देती हैं और बहुत ही डेंजरस होती हैं। अगर एक तरफ इनका फ़ायदा हो रहा होता है तो दूसरी तरफ इसका नुकसान भी होता है, क्योंकि ये केमिकल्स होते हैं और सिर्फ उन्हीं लोगों को दिए जाते हैं और उतनी ही मिक़दार के अंदर दिए जाते हैं जो कि एक ह्यूमन बॉडी को उसके साइन सिम्टम्स में या उसकी मशीनरी को सेटल डाउन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो मैं आपसे यही हमेशा से कहती हूँ कि अगर कोई भी आपको साइन सिम्टम्स किसी भी डिज़ीज़ के आपकी बॉडी में डेवलप हों तो आप अपने कंसल्टेंट से ज़रूर मशवरा करें। आप अपनी डाइट के अंदर उन तमाम खानों को कंज्यूम कर सकते हैं जो आपकी बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी को, फॉलेट और मैग्नीशियम डेफिशिएंसी को सेटल डाउन करने में हेल्प करते हैं। अगर मैं आपसे चंद खानों के बारे में ज़िक्र करूं जिसमें पालक यानी कि स्पेनिश आता है, कैशू नट आता है, पोल्ट्री चिकन आता है, उसके अलावा आलमंड्स आते हैं, ये तमाम आप अपनी डाइट में कंज्यूम कर सकते हैं। आप पीज़ ले सकते हैं, ग्रीन पीज़, उसके अलावा आप बीन्स यूज़ कर सकते हैं, सोया मिल्क यूज़ कर सकते हैं। तो ये तमाम जो खाने हैं ये आपकी बॉडी में आयरन, फॉलेट और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी को रिकवर करने में हेल्प करेंगे। उसके अलावा अगर मैं आपको ये रिकमेंड करूं कि जब आप ये खाने लें तो विटामिन सी यानी कि सिट्रस फ्रूट्स को भी अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि विटामिन सी की वजह से आयरन एब्जॉर्प्शन बहुत हद तक बेहतर हो जाती है। तो अगर कहीं ना कहीं पे आयरन डेफिशिएंसी की रीज़न उसकी प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं है ना, तो हो सकता है कि वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से हो। सो ये आप छोटे छोटे मेजर्स हैं जो अपनी लाइफस्टाइल में आप मॉडिफाई कर सकते हैं, डाइट में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और आप अपने एवरीडे लाइफस्टाइल को चेंज करके इसके जितने भी साइन सिम्टम्स हैं ना उसको सेटल डाउन करने में आपको ये तमाम चीज़ें हेल्प करेंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है। जैसे कि मैंने आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के बारे में बताया कि अभी इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं, तो अगर कोई फर्दर रिसर्च आती है या कोई भी इन्वेस्टिगेशन का रिज़ल्ट सामने आता है, रिसर्च पेपर कोई सामने डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स आते हैं, तो इंशाल्लाह इस चैनल पर आपके साथ ज़रूर उसके रिज़ल्ट्स शेयर किए जाएंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।